कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। पहले तो आपको क्या कर देना है, इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ऐसा मान ज्ञात करें। देखिए, इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में जो चर है, चर यहाँ पर यक्स है, मतलब इसमें हम लोग यक्स के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, है ना। तो यक्स का वह मान इस बहुपद के लिए शून्य हो जाएगा। यहाँ पर चर यश है, तो यहाँ पर यश के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर दें कि पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, है ना। यह चूंकि यह द्विघात बहुपद है सब ना, तो यहाँ पर आपको दो शून्य मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, मतलब यहाँ पे शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करना है ना। तो शून्यक तो हम समझ लिए, और फिर यहाँ पे गुणांक, मतलब यहाँ पे जो गुणे में अंक है, जैसे यहाँ पे यक्स स्क्वायर है ना, इसके यहाँ पर गुणे में कौन सा अंक है, एक है। यहाँ पे यक्स के गुणे में क्या है, यहाँ पे ऋण 2 है। जो यहाँ पर ऋण 8 है, यह क्या है, एक अचर पद कहलाएगा। इसको भी आप गुणांक में ही लेंगे, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। चलिए, इसको हम लोग एक उदाहरण की मदद से भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे शून्यक लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गुणांक। चलिए, उदाहरण के लिए हम लोग एक रैखिक बहुपद का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। सिंपल यक्स प्लस 5 हम ले लेते हैं। यह एक रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद का यहाँ पे शून्य की बात करें, यहाँ पर रैखिक बहुपद यक्स प्लस 5 है, तो इसमें जो भी चर है यक्स है, यक्स के स्थान पर हम लोग ऐसा क्या मान प्रतिस्थापित कर दें कि यह पूरा बहुपद शून्य के बराबर हमें प्राप्त होने लगे। तो वहीं यक्स का वही मान कहलाएगा इस रैखिक बहुपद का शून्य, है ना। तो देखिए, यहाँ पर यक्स प्लस 5 है। सिंपल हम लोग यदि यक्स के स्थान पर यदि ऋण 5 प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर आपको प्राप्त होने लगा, है ना। देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग सिंपल यक्स के स्थान पर ऋण 5 प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ पे ऋण 5 हमने प्रतिस्थापित किया, प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। जो पूरा बहुपद था वो अब शून्य के बराबर प्राप्त होने लगा। तो यक्स का यह मान इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, है ना। यक्स बराबर ऋण 5 इस बहुपद का क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि यक्स का यही मान, केवल यही मान है जो कि यक्स बराबर ऋण 5 है, जिसको हमने प्रतिस्थापित किया तो पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। इसके अलावा कोई और ऐसा मान नहीं हो सकता जिसको हम लोग प्रतिस्थापित, अभी हम लोग यहाँ पे यक्स के स्थान पर 4 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो 4 प्लस 5 बराबर 9 प्राप्त होने लगता, तो हम लोग उसको शून्य नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग को एक ऐसा मान प्रतिस्थापित करना है जिससे पूरा बहुपद शून्य के बराबर प्राप्त होने लगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने शून्य तो इसका ज्ञात कर दिया। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है, जहाँ पर a को आपको 0 के बराबर नहीं रखना होता है ना। रैखिक बहुपद का हमने यहाँ पर व्यापक रूप लिख दिया। अब देख लीजिए, यही आपका गुणांक है। यहाँ पर यक्स का गुणे में जो अंक है यह a है, यह एक है, और यह आपका एक अचर पद यही है। यही दोनों आपका गुणांक है रैखिक बहुपद के लिए, ठीक है। a b आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि द्विघात बहुपद रहता है तो उसमें a b c 3 आपको गुणांक मिलेंगे। जो c रहेगा उसमें वो अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर आपका बहुपद यही था, यक्स प्लस 5 ही है। अब यहाँ से आप जब तुलना कर देंगे ना, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको क्या, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यक्स के गुणे में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। a का वैल्यू आपको मिला 1, ठीक है। और जो b है, b का वैल्यू यहाँ पे रैखिक बहुपद आपका यही है, यहाँ से तुलना करेंगे तो b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। चलिए, तो शून्य और उसके गुणांकों में हम लोग संबंध यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, शून्य का आपको मिला हुआ है, शून्य का आपको मिला यक्स बराबर 5, नहीं ऋण 5 मिला हुआ है, यक्स बराबर ऋण 5 मिला हुआ है। अब आप इसको गुणांकों के हिसाब से लिखना है ना, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ऋण b बटा a होता है। चलिए, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से लिख देना है। देखिए, किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ऋण 5, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण, और यहाँ पर हम लोग कोष्टक के अंदर 5 लिख देंगे। ऋण हमने लिख दिया, 5 लिख दिया, और यहाँ पे बटे में हम लोग लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, और इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। देखिए, यहाँ पर यह शून्य था ऋण 5, लेकिन ऋण 5 को ही हमने किस प्रकार से लिख दिया, बाहर ऋण लगा दिया, कोष्टक के अंदर 5 लिख दिया, और हर में उसको 1 लिख दिया, है ना। देखिए, अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋण तो रहेगा ही, 5 क्या है इसमें, यहाँ पे इस बहुपद में जो आपका बहुपद है 5 क्या है, यही आपका अचर पद है, अचर पद हो गया। हर में क्या रहेगा, यह 5 बटा हमने 1 इसलिए लिखा हुआ है, देखिए यही होता है रैखिक बहुपद का शून्य के। यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, ऋण b बटा a ही होता है ना। आगे हम आपको बुक में भी दिखाएंगे।
चलिए यही हो गया, ऋण रहेगा और अचर पद हो गया 5, और ए क्या है यहाँ पे, यक्स का गुणांक। तो यहाँ पर ये सिंपल शून्यक हो गया, और यहाँ पर जो भी आपका रैखिक बहुपद था उसके गुणांकों के बीच यहाँ पर संबंध स्थापित हो गया। यहाँ पर रैखिक बहुपद के लिए इसी प्रकार से होता है, ए एक्स प्लस बी का शून्यक ऋण बी बटा ए आपको प्राप्त होता है। इसको आप यहाँ पे गुणांकों के हिसाब से किस प्रकार से लिखते हैं, ऋण अचर पद बटा यहाँ पे यक्स का गुणांक, यही रहता है रैखिक बहुपद के लिए। चलिए तो ये रैखिक बहुपद के लिए हो गया। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए दिया हुआ है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के शून्य को, जो यहाँ पर बहुपद लिखा गया है ना द्विघात बहुपद, यहाँ पर बता दिया कि अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। शून्यक है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस द्विघात बहुपद में जो यक्स है यही चर है ना, इसके स्थान पर यदि हम लोग अल्फा प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी पूरा बहुपद शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और जो बीटा है यहाँ पर जो चर है उसके स्थान पर यदि हम लोग बीटा प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। ये पूरे व्यापक रूप में है। चलिए ये हो गया कि दो शून्यक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे यक्स ऋण ए और यक्स ऋण ए नहीं है, यक्स ऋण अल्फा है, और यक्स ऋण बीटा पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पर के है, के एक अचर पद होता है, यहाँ पे के एक अचर है, और कोष्टक में यक्स ऋण अल्फा और यक्स ऋण बीटा इस प्रकार से दो गुणनखंड करके लिख दिया हुआ है ना। यहाँ पर जो भी आपका बहुपद था इसी के यहाँ पर दो गुणनखंड आपको करके लिख दिया गया, और यहाँ पर के को नोट किया गया और सिंपल यहाँ पर गुणा कर दिया गया है। यहाँ पे यक्स का गुणा कर दिया गया है, फिर अल्फा से गुणा करके यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिया गया है। यक्स स्क्वायर ऋण कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका आगे इस्तेमाल होगा, है ना। प्रश्न इस प्रकार से पूछा हुआ है। और फिर यहाँ पर आगे हल किया हुआ है, तो यहाँ पे के यक्स स्क्वायर हो गया है ऋण के और अल्फा प्लस बीटा और इंटू यक्स प्लस के अल्फा बीटा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से होगा, अल्फा बीटा जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यदि आप उनको जोड़ेंगे तो ऋण बी बटा ए आपको प्राप्त होगा। यही है यहाँ पर शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में यह संबंध है ना। यहाँ पर जो यहाँ पे ऋण, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे यक्स का गुणांक है ना। जो भी आपका रैखिक बहुपद है यहाँ पे यक्स का गुणांक है, और यहाँ पर जो ए है वह यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो बी था वो क्या था, यक्स का गुणांक था। चलिए हो गया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मतलब दोनों शून्यकों का जब आपस में गुणा कर देंगे ना तो सी बटा ए प्राप्त होगा। जो सी है वो अचर पद है, जो मतलब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसका अचर पद है, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर लिखा भी गया है जब शून्यकों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ऋण बी बटा ए प्राप्त होगा, बराबर ऋण यक्स का गुणांक मिलेगा। यहाँ पे कोष्टक के अंदर ऋण यक्स का गुणांक और हर में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यही है। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों को गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बटा ए आपको प्राप्त होगा। अचर पद जो सी है अचर पद है, और जो ए है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सिंपल इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, यही आपको प्रश्न में भी पूछा हुआ है, द्विघात बहुपद के लिए भी पूछा हुआ है। चलिए आगे हम त्रिघात बहुपद के लिए भी देख लेते हैं। देखिए जब भी त्रिघात बहुपद रहेगा तो वह कुछ इसी प्रकार से रहेगा। ए एक्स ये यक्स पर घन रहेगा, तीन घात है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब आप त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो आपको ऋण बी बटा ए प्राप्त होगा। जो बी है वो क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। जो ए है वो यक्स पर तीन घात जो है उसका गुणांक है। और जब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, जब गामा इंटू अल्फा है, इन सबको आप जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सी बटा ए। सी क्या है, यक्स का गुणांक है, और यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पे यक्स पे घन का गुणांक है। चलिए तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो आपको ऋण डी बटा ए प्राप्त होगा। जो डी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, यक्स पर घन का यहाँ पे गुणांक है। चलिए इस प्रकार से यह त्रिघात बहुपद के लिए हो गया। चलिए सिंपल हमें द्विघात बहुपद के लिए पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले शून्य इसका ज्ञात करेंगे और फिर देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको करना है, बस इसी प्रकार से आपको कर देना है ना। शून्य दो हमें ज्ञात ही होगा, द्विघात बहुपद के लिए दो शून्य ज्ञात होगा, और सिंपल हम लोग उन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे ऋण बी बटा ए कर देंगे, जो कि मिलेगा ऋण, और यहाँ पे अंश में रहेगा यक्स का गुणांक, हर में रहेगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बार हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार उनका गुणनफल करेंगे शून्यकों का। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि सी बटा ए प्राप्त होगा, अचर पद, और हर में रहेगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग सिंपल जो भी हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ना, इसमें जो भी द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। चलिए जो पहला बहुपद दिया था उसको हमने नोट कर दिया। यहाँ पे दिया था यक्स स्क्वायर ऋण 2 यक्स ऋण 8,
अब यहाँ पर मध्य पद को दो पदों में विभाजित करके हम लोग सर्वप्रथम इसका पहले गुणनखंड करते हैं, तभी हम लोग शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करिए, सिंपल यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल कर दीजिए। पहले घातों को घटते क्रम में लिख लेना है, यहाँ पर पहले से ही घातों घटते क्रम में है चरों के, और यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल कीजिए। गुणनफल कर देते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे ऋण 8 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब आप गुणा कर देंगे तो ऋण 8 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी आपको संख्या प्राप्त हो रहा है ना, इसका इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना रहता है कि जोड़ने घटाने पर यह मध्य वाला पद आपको प्राप्त हो, है ना। चलिए तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे 4 दूना 8, ठीक है, 4 गुणते 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि को हम लोग अधिक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ऋणात्मक बचाना है ना, तो सिंपल है यहाँ पर आपको ऋणात्मक इसको हम लोग ले लेंगे। पहले इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेना है और सिंपल फिर एक्स लगा दीजिए। देखिए हमें जोड़ने पर ना, यहाँ पे जोड़ने पर मध्य वाला पद मिलना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल हमें प्राप्त होना चाहिए। ए और बी जो दो संख्याएं हैं उसका यदि हम लोग गुणा कर दें, पहले जोड़ने का हम लोग लिखते हैं, जब उनको जोड़े ना तो हमें मध्य पद मिलना चाहिए, ऋण 2x मिले। और यदि हम उन दो संख्याओं का गुणा कर दें ना, a इंटू बी कर दें, तो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मिलना चाहिए, जो कि यही है ऋण 8 एक्स स्क्वायर हमें मिलना चाहिए, है ना। तो पहले सर्वप्रथम आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल करके आप जो भी संख्या रहेगा सर्वप्रथम उसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 गुणते 2 ही लिया, आप चाहें तो और भी गुणनखंड इसका कर सकते हैं, 8 गुणते 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें यही चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ने घटाने पर हमें यहाँ पे 2 चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर हमने सिंपल बताया कि इसको हम लोग ऋणात्मक ले लेंगे, ऋण और दोनों में यक्स लगा दीजिए। यहाँ पर हम लगा देते हैं ऋण ये 4 और यक्स हम लगा देते हैं और प्लस यहाँ पर इसको 2 यक्स हमने कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे ऋण 4 यक्स है और यहाँ पे प्लस 2 यक्स है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो आपको सिंपल ऋण 2 यक्स मिल जाएगा। और यदि इन दोनों संख्याओं का जब आप गुणा कर देंगे ना, ऋण 4 यक्स और यहाँ पे जब 2 यक्स का गुणा कर देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक गुणनफल आपको ऋणात्मक ही मिलेगा और 4 दूना 8 ही मिलेगा और यक्स में यक्स से गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि प्रथम पद और अंतिम पद का आपको गुणनफल प्राप्त होगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें करना है। चलिए तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर अब ऋण 2 यक्स के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित करेंगे, यह प्रतिस्थापित करेंगे ऋण 4 यक्स और प्लस 2 यक्स, मान में इसके कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर हम लोग विपरीत चिन्ह घटा देंगे तो यहाँ पर आपको फिर ऋण 2 यक्स ही पुनः वापस मिलेगा। पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। यहाँ पे दो पदों को साथ में ले लीजिए और इसमें से जो कुछ भी उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ कर लीजिए। यहाँ पे इन दोनों पदों की बात करें तो यहाँ पर केवल यक्स उभयनिष्ठ है, यक्स को जब आप उभयनिष्ठ करेंगे ना तो यहाँ पर यक्स बचेगा और ऋण यहाँ पर आपको 4 बचेगा। इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं और इस प्रकार से आप उभयनिष्ठ लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि कोष्टक वाली राशि समान मिले, तभी फिर आप आगे जाकर उभयनिष्ठ कर पाएंगे। यहाँ पर इन दोनों पदों में से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ पर बचा यक्स, नहीं यहाँ पर ऋण ही रहेगा। 8 का जब आप गुणनखंड कर देंगे तो 4 गुणते 2 हो जाएगा, 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो भी 4 बचा हुआ है। चलिए इसको इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पर 2 ही पद हो गया, इन दोनों पदों में से यहाँ पे यक्स ऋण 4 उभयनिष्ठ है, यक्स ऋण 4 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पे यक्स ऋण 4 इन दोनों पदों में से हमने उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर बचा क्या हुआ है, एक कोष्टक बचेगा यक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पर जो भी है हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद था ना, यक्स स्क्वायर ऋण 2 यक्स ऋण 8, इसका हमने सिंपल यहाँ पे गुणनखंड कर लिया, यक्स ऋण 4 मिला और यक्स प्लस 2 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए यक्स ऋण 4 की बात करें तो यह रैखिक बहुपद है, यक्स प्लस 2 एक रैखिक बहुपद है। यहाँ पर सिंपल अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यक्स के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करें कि पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यदि यक्स के स्थान पर हम लोग सिंपल 4 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, 4 प्रतिस्थापित कर देंगे, 4 - 4 यह घट कर 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद आपका 0 के बराबर प्राप्त होने लगेगा। तो इस यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक आपको शून्य मिलेगा प्लस 4 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के स्थान पर हमें क्या प्रतिस्थापित करना होगा, ऋण 2 प्रतिस्थापित करना होगा, है ना। तो यहाँ पे यदि ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पे धन 2 हो जाएगा, यह विपरीत चिन्ह रहेगा, घटकर 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। तो एक आपको यहाँ पे इस रैखिक बहुपद का आपको मतलब यहाँ पे द्विघात बहुपद का आपको एक शून्य का आपको मिलेगा ऋण 2 और एक मिलेगा प्लस 4, है ना। यदि इसको ज्ञात करना रहेगा तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 0 कर करके आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यक्स ऋण 4 बराबर 0 करेंगे तब आपको एक बार यक्स का वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 4 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस 4 हो गया। और एक जब यक्स प्लस 2, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यक्स प्लस 2 बराबर आप 0 किए तो यक्स का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2। यही इस द्विघात बहुपद का 2 शून्य हमें प्राप्त हुआ।
लिख देते हैं बहुपद जो यक्स स्क्वायर ऋण 2x और ऋण 8 के दो शून्यक 4 और ऋण 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी द्विघात बहुपद हमें दे दिया गया था इसके दो शून्यक हमने ज्ञात कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे जो हमने दो शून्यक ज्ञात किया हुआ ना, इसका 4 का वैल्यू आप यहाँ पर भी प्रतिस्थापित करके हल करेंगे ना, यक्स के स्थान पर यहाँ पर 4 प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर 4 प्रतिस्थापित करेंगे और इसको हल करेंगे तो अभी भी आपको यहाँ पे हल करने पर आपको शून्य प्राप्त होगा। और यहाँ पे ऋण 2 भी प्रतिस्थापित करेंगे यक्स के स्थान पर, दोनों स्थानों पे ऋण 2 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे ना, तभी पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो गुणनखंड से यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर हल करके ज्ञात किया हुआ है। चलिए हो गया, शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे शून्य को तथा यहाँ पे गुणांकों के बीच में हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। आगे हम लोग लिख देते हैं, अब शून्यकों का आपको एक बार योग कर देना है। लिख देते हैं शून्यकों का योग कर दीजिए 4 और यहाँ पे प्लस, चलिए ऋण 2 कर देते हैं, कोष्टक में करके लिख देते हैं। दोनों शून्यकों को सिंपल आपको जोड़ना ही है। यहाँ पे जोड़ देंगे 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस से मिलेगा, आपको यह मिलेगा +2 ही मिलेगा, है ना, +2 मिला। अब हम लोग क्या इसको अब गुणांकों के हिसाब से, ये तो आपका शून्यक ही था, शून्यकों का योग हमने सिंपल किया। देखिए यही आपको करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा करना है, जो कि आपको ऋण b/a ही प्राप्त होगा। ठीक है, और एक बार कर देना है, शून्यकों का आपको गुणनफल करना है। अब इसको हम लोग गुणांकों के हिसाब से किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ऋण b/a हमें लिखना है, जो b रहेगा वो यक्स का गुणांक और a जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए 2 को ही हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋण का चिन्ह हमने लगा दिया और कोष्टक के अंदर 2 लिख दिया और बटा हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर हमने ऋण 2/1 कर दिया, तभी भी यहाँ पर यदि हम लोग इसको हल करेंगे ना तो फिर 2 हमें पुनः वापस नहीं मिलेगा, इसको भी हम लोग को ऋणात्मक का चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा करके 2 हो जाए और 2 में फिर 1 से भाग देंगे, तभी भी आपको 2 ही प्राप्त हो, है ना। इसके यहाँ पर यह दोनों वैल्यू आपको बराबर प्राप्त होनी चाहिए। चलिए बराबर हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही और यहाँ पे ऋण 2 है क्या, ऋण 2 जो है वह यक्स का गुणांक है। लिख देते हैं यहाँ पे कोष्टक में करके लिख देते हैं, चलिए यक्स का गुणांक है। चलिए हो गया, और हर में जो 1 है वह यक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है यक्स स्क्वायर का गुणांक। जो यहाँ पर शून्यकों का योगफल था इसको हमने गुणांकों के हिसाब से लिख दिया। चलिए हो गया, अब एक हमें करना है गुणनफल। लिख देते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो यहाँ पर जो भी आपके 2 शून्यक उनका गुणा कर लीजिए, एक 4 है और एक यहाँ पे ऋण 2 है। जब आप गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही मिलेगा, 4 दूना 8, आपको 8 मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a आपको प्राप्त करना रहता है ना। मतलब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जब हमने किया ना तो ऑटोमेटिक आपको इसी प्रकार से बनाना है, c/a बनाना है, अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देख लीजिए अचर पद आपका यही है, ऋण 8 है ही और यक्स का गुणांक क्या है 1 है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए ऋण 8 को ही। अब हम किस प्रकार से लिख देते हैं, ऋण 8 हमने कर दिया और हर में सिंपल 1 लिख दिया, मान में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी जो हमने प्राप्त किया हुआ है जो गुणांकों के हिसाब से हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी 2 था, इसका वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन इसको हमने गुणांकों के हिसाब से लिख दिया। यहाँ पर भी ऋण 8 ही है, लेकिन अब इसको हम लोग ऋण 8/1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो ऋण 8 है अंश में, ये हम लोग का क्या है, ये अचर पद है। लिख देते हैं अचर पद हो गया। हर में क्या है 1 जो है वह यक्स स्क्वायर का गुणांक है। बस सिंपल आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर हल हो गया। सेकंड प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4 यस स्क्वायर ऋण 4 यस और +1 दिया हुआ है। चलिए इसका हम लोग सर्वप्रथम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 4 यस स्क्वायर, यहाँ पे मध्य पद को हमें 2 पदों में विभाजित करना है। अच्छा, गुणनफल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का जब हम गुणनफल कर देंगे ना तो हमें प्राप्त होगा 4 यस स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अब इसका हम लोग क्या क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणते 2, 4 का गुणनखंड 2 गुणते 2 कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं 4 गुणते 1 कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों पद चूँकि हमें ऋणात्मक चाहिए
और यहाँ पे गुणा करने पर हमें धनात्मक चाहिए, तो हम लोग दोनों पदों को क्या कर देते हैं, यहीं लेना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे दोनों को हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिख कर हम दिखाते हैं। यहाँ पे ऋण 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी ऋण 2 लिख दीजिए और प्लस 1। हमने यहाँ पे ऋण 4 को अब यहाँ पे दो पदों में विभाजित कर दिया। यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 2, ठीक है। यहाँ पर इससे नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे जोड़ घटाएंगे तो 3 आपको प्राप्त होने लगेगा या फिर 5। तो यहाँ पर 3 और 5 की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना ही था हमें। तो दोनों को ऋणात्मक कर देंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक था, दोनों को ऋण का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे दोनों में यस लगा देंगे। और जब दोनों को आप गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक 4 आपको मिलेगा, यस स्क्वायर मिलने लगेगा। और यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऋण 2 आपको ऋण 4 जो कि मध्य पद है वही प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मध्य पद को दो पदों में विभाजित कर लिया। आपको लोग हैं 4 पद, यहाँ पे इन दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लीजिए। यहाँ से 4 उभयनिष्ठ है, 4 इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ नहीं 4 नहीं 2, केवल 2 ही उभयनिष्ठ है। 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2 बचा हुआ है ना। यस के यहाँ पे 2 गुणनखंड थे, 2 गुणनखंड थे, एक गुणनखंड हमने उभयनिष्ठ ले लिया, एक गुणनखंड बचा हुआ है। यहाँ से भी जब 2 हमने उभयनिष्ठ लिया तो केवल 1 बचा हुआ है। चूँकि अब हम लोग देख रहे हैं कोष्टक में हमें यह पद धनात्मक चाहिए, लेकिन यहाँ पे रहे ऋणात्मक, तो हम लोग को ऋण 1 उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। ऋण 1 उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों पदों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह धन 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये ऋण 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम दोनों पदों में से यहाँ पे ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 2 ऋण 1 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दूसरे कोष्टक में 2 ऋण 1 ही बचेगा। यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिया, 4 स्क्वायर ऋण 4 और प्लस 1 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 और यहाँ पर भी 2 ऋण 1 मिला। चलिए यहाँ पर अब हम लोग शून्य की बात करें तो शून्य क्या हो जाएगा, चलिए एक बार ज्ञात ही कर देते हैं। जब यहाँ पे 2 ऋण 1 बराबर आप सिंपल शून्य कर दीजिए। अब यहाँ पे रैखिक बहुपद हो गया है ना, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यस का वैल्यू आपको प्राप्त होने लगेगा। जो भी चर रहेगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 1 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 1 हो जाएगा। 2 बराबर धन 1 और यहाँ पे तो हो जाएगा यस बराबर 1/2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी तो सेम ही है। यहाँ पर भी यस का वैल्यू आपको 1/2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि हम लोग 1/2 प्रतिस्थापित कर देंगे यस के स्थान पर ना, तो यह पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस के स्थान पर 1/2 प्रतिस्थापित करेंगे, पूरा बहुपद शून्य के बराबर आने लगेगा, ठीक है। इस बहुपद के ये 2 शून्य है जो कि दोनों सेम ही हैं। लिख देते हैं बहुपद यहाँ पे 4 स्क्वायर ऋण 4 प्लस 1 के 2 शून्य यहाँ पे 1/2 और 1/2 है, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब हम लोग बहुपद के शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं। अब एक बार हम लोग शून्यकों को जोड़ना है, लिख देते हैं शून्यकों का योग बराबर शून्य का आपको ही प्राप्त हुई 1/2 1/2। सिंपल दोनों को जोड़िए, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना क्या आपको रहता है, उस हिसाब से आप लिख दीजिए। लिखना हमें रहता है ऋण b/a लिखना रहता है ना। चलिए इसको हम लोग उसी प्रकार से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर b की बात करेंगे, जब भी आपको न समझ में आए तो यहाँ पर इसको लिख कर आप तुलना कर लीजिएगा। यहाँ पे EX स्क्वायर प्लस BX और प्लस C, इस प्रकार से आप चाहें तो तुलना कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर A का वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे B का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल में हमने यस चर के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे चर क्या है, यस है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप यस भी लिख सकते थे। यहाँ पर B के स्थान पर बात करें तो यहाँ पर ऋण 4 है, जो अचर पद है उसके स्थान पर आपको 1 है। द्विघात बहुपद का जो भी व्यापक रूप रहता है ना, यह धनात्मक रूप में रहता है। तो यहाँ पर जो भी आप चिन्ह के साथ लीजिएगा ना, तो हमेशा जो भी आपके गुणांक रहेंगे या अचर पद रहेगा उसको चिन्हों के साथ में लीजिएगा। यहाँ पर यह दोनों पद धनात्मक था इसलिए हमने धनात्मक लिया, क्योंकि यहाँ पर मध्य वाला पद ऋणात्मक था तो यहाँ पर B को हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इस हिसाब से लिख दीजिए। ऋण b/a हमें लिखना रहता है ना, तो ऋण b का मान ही है, a का मान ही है। अब इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, एक को ही हमें लिखना है, तो बाहर हम लोग ऋण लगा देते हैं और कोष्टक के अंदर हम लोग ऋण 4 लिख देते हैं और हर में भी हमने 4 लिख दिया है ना। देखिए अब यह b हो गया और यहाँ पर यह a हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण, और जो b है वो क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का कोष्टक में करके लिख देते हैं, यक्स का गुणांक हो गया।
और हर में जो 4 है वह क्या है, यहाँ पे यस स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे यह यस का गुणांक था और यहाँ पे यह यस स्क्वायर का गुणांक था। यहाँ पे हमें यक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है यस, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो यस है। और यहाँ पे लिख देते हैं यस स्क्वायर का गुणांक। चलिए यहाँ पर शून्यकों का योग हो गया। अब लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल करेंगे 1/2, गुणते 1/2, अंश में गुणा करेंगे 1 में 1 का तो 1 ही मिलेगा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या रहता है, c/a रहता है ना। यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का जो योग रहता है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये आपको किस प्रकार से प्राप्त करना रहता है, ऋण b/a प्राप्त करना रहता है। जो अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, वह आपको c/a प्राप्त करना रहता है ना। c/a मतलब हमें 1/4 प्राप्त करना है ना, जो कि यहीं आपको दिया हुआ है। आप प्लस माइनस का गुणा करके, इस प्रकार से नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे गुणा भाग करके प्राप्त कर लेना है। जैसे यहाँ पर 1 था ना, 1 के स्थान पर हमने इतना कुछ लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें गुणांकों के हिसाब से लिखना था, है ना। यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक हो जाएगा, और 4 में 4 से भाग देंगे तो फिर पुनः आपको 1 प्राप्त होने लगेगा। मान में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4 है, अब इसको हमें इसी प्रकार से लिखना था, c/a करके लिखना था। c का वैल्यू 1 है और यहाँ पे a का वैल्यू 4 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ पे c था, यहाँ पे c का वैल्यू 1 है, जो कि है अचर पद, है ना। यहाँ पर देख लीजिए बहुपद आपका a है, अचर पद, और हर में जो 4 है वह है यस स्क्वायर का गुणांक। लिख देते हैं यस स्क्वायर का गुणांक। तो हमने पहले बहुपद का शून्य ज्ञात किया, 2 शून्य यहाँ पर मिले, और फिर यहाँ पर हमने शून्यकों तथा उसके गुणांकों, जो बहुपद का शून्य था और उसके गुणांकों के बीच में हमने यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करके देख लिया। थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही दे दिया बहुपद 6x² ऋण 3 ऋण 7x है। देखिए इस प्रकार से दे देना, तो पहले हमने बताया घातों घटते क्रम में लिखिए। पहले ऐसे लिखिए, यहाँ पे जो कुछ भी आपका बहुपद है ना, यहाँ पे ax² प्लस bx और प्लस c, अचर पद को हमेशा लास्ट में लिखिए, है ना, इधर उधर लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पहले यहाँ पे 6x² हमने लिखा, और फिर यहाँ पे ऋण हम लोग 7x को लिखेंगे, है ना, और फिर यहाँ पे ऋण 3, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मध्य पद को 2 पदों में विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद का पहले गुणा कीजिए। जब यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर देंगे ना, 6x पर x² है, और यहाँ पे जो अंतिम पद है ऋण 3 है, गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 6×3 = 18 मिलेगा, और x² मिलेगा। अब इसी को आपको 2 पदों में विभाजित करना है। इस प्रकार से विभाजित कर देना है कि जोड़ने घटाने पर हमें यह मिले, है ना। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे 9 दूना 18, देखिए 9 और 2 से यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अंतर कर देंगे तभी आपको 7 मिलेगा, है ना। 9 दूना 18 है, तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा और इसको हमें धनात्मक लेना पड़ेगा, तभी अंतर होगा तो यह मिलेगा, है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऋण 9x और प्लस 2x, ठीक है। यदि यहाँ पे ऋण 9x और यहाँ पे धन 2x का गुणा कर देंगे तो यही हमें मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक मिल जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, x² आपको, जब ऋण 9x और प्लस 2 का जब आप गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे ऋण 18x² आपको प्राप्त होने लगेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं 6x², और यहाँ पर हम लोग 7x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, ऋण 9x और प्लस 2x, यहाँ पे ऋण 3। अब यहाँ पे 4 पद हो गया, यहाँ पे 2 पदों को साथ में ले लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ है और यक्स, 3x जब आप उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ है 3 दूना 6, है ना, 2 बचा हुआ है, और यहाँ पे एक यक्स बचा हुआ है, 3×3 = 9, और यहाँ पे संख्या 3 बचा हुआ है। यक्स को तो आपने उभयनिष्ठ ही कर लिया है, और यहाँ पे इन दोनों पदों में से कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ है, तो प्लस 1 हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, 2x ऋण 3। चलिए यहाँ पे इन दोनों पदों में से हम लोग 2x ऋण 3 उभयनिष्ठ कर लिए, कोष्ठक वाली राशि उभयनिष्ठ कर लिए, तो बचा क्या, बचा यही 3x प्लस 1। तो आपको गुणनखंड प्राप्त हुआ 6x² ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 7x। चलिए ये नोट करना चाहिए था, चलिए यही हमने नोट कर दिया। इसका हमें गुणनखंड हमें सिंपल ये प्राप्त हुआ 2x ऋण 3 और यहाँ पे 3x प्लस 1। अब यहाँ पे गुणनखंड हमने कर लिया, यहाँ पे 2 शून्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं जब
यहाँ पे 2x ऋण 3 बराबर आप 0 करेंगे ना, तो x का वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ऋण 3 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 3 हो जाएगा, ये गुणा में हर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे गुणा में है तो ये हर में जाएगा, 3/2 मिलेगा। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0 करेंगे ना, तो दूसरा शून्य का आपको यही मिलेगा, यहाँ पे +1 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में 3 है, यह हर में आएगा, यही आपको 2 शून्य मिले। बहुपद यहाँ पे 6x² ऋण 3 ऋण 7x के 2 शून्यक यहाँ पे 3/2 तथा ऋण 1/3 हैं, यही 2 शून्यक मिले। अब हम लोग शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का जब हम योग करेंगे ना 3/2 है और प्लस ऋण 1/3 है, चलिए जोड़ देते हैं, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही मिलेगा 1/3 और 6 आपका लसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2/3 6 3 बार भाग जाएगा और फिर 3/3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह तो रहेगा ही, 3 दूना 6 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पे 2 में फिर 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे 7/6 प्राप्त हुआ। हमें पता है शून्यकों के योग में हमें ऋण b/a प्राप्त करना रहता है ना, चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ऋण b/a की बात करें तो यहाँ पर चलिए एक स्थान पर यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ से तुलना करेंगे, है ना, यहाँ से तुलना करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्यों घातों को घटते क्रम में जो लिखे हुए हैं यहाँ से तुलना कीजिए, ए के स्थान पर है आपका 6, बी के स्थान पर क्या है ऋण 7 है और सी के स्थान पर क्या है ऋण 3 है आपका। यहाँ पे ऋण b/a लिखना रहता है तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ पर भी देख लीजिए कोष्टक के अंदर भी आपको ऋणात्मक लिखना पड़ेगा, और ए के स्थान पर है 6, यहाँ पर देखिए 6 ही है आपको, यहाँ पर फिर हल कर देंगे, ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, धन 7 मिलेगा और हर में 6 मिलने लगेगा। अब यहाँ पे ऋण लिख देते हैं और जो ऋण 7 है वह है क्या, बी है ना, लिख देते हैं कोष्टक में x का गुणांक है ये हो गया, और हर में जो 6 है वही तो है x² का गुणांक। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया, शून्यकों का योग हमने ज्ञात कर दिया। अब लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल रहेगा, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 3/2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे ऋण 1/3 के साथ, यहाँ पे अंश और हर से 3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपको ऋण 1/2 ही प्राप्त होगा। अब ऋण 1/2 यहाँ इसमें रहता है क्या है, c/a आपको प्राप्त होता है ना, देखिए c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऋण 3/1 के हिसाब से लिख दीजिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण 3 हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अभी अंश और हर को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल हमने 3 से अंश और हर में गुणा किया हुआ है ना, 3 से अभी हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे अंश और हर में, 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर पुनः आपको यही प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं गुणांकों के हिसाब से, जो ऋण 3 है वही तो है आपका अचर पद, है ना, यहाँ पर देख लीजिए यही है अचर पद, और ये है आपका x² का गुणांक जो 6 है, यहाँ पे लिख देते हैं अचर पद, और जो 6 है वही है x² का गुणांक। इसी प्रकार सिंपल आपको करना है। चौथा बहुपद यही दे दिया गया 4u² है प्लस 8u है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पदों में से ना हम लोग यहाँ पे u उभयनिष्ठ कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए संख्या को भी उभयनिष्ठ कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों पदों से 4 उभयनिष्ठ है, 4u उभयनिष्ठ कर लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे केवल यहाँ पे u बचा हुआ है, और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बचा हुआ है, u तो हमने उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ पर गुणनखंड आपको यही प्राप्त हुआ 4u² प्लस 8u बराबर आपको मिला हुआ है 4u और कोष्टक में u + 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे शून्य की बात करेंगे तो एक बार तो u के स्थान पर आपको 0 प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जब यहाँ पे
यू प्लस दो बराबर आप जीरो करेंगे तो एक शून्य मिलेगा आपको यहाँ पे -2, यू बराबर आपको -2 मिलेगा और कामा एक आपको मिलेगा यू बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा और यहाँ पर यदि u के स्थान पर हम लोग -2 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे -2 + 2 घटकर 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद शून्य के बराबर प्राप्त होने लगेगा। तो यही इस द्विघात बहुपद का यही दो शून्य हमें प्राप्त हुए। लिख देते हैं बहुपद यहाँ पे 4u² + 8u के दो शून्य यहाँ पे -2 तथा शून्य है। ठीक है, यही दो है, एक -2 है और एक शून्य है। अब हम लोग बहुपदों के शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच में हम लोग संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। लिख देते हैं अब यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहाँ पर है -2 और इसमें आपको जोड़ना है 0, जोड़ देंगे तो आपको -2 ही मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम व्यापक रूप इसका लिख देना, चलिए यू के हिसाब से, यू चर के हिसाब से लिखते हैं a² प्लस यहाँ पे bu, ठीक है, और प्लस हमने c लिख दिया है ना। चाहे तो हम लोग यक्स चर के हिसाब से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि चर u था इसलिए हमने u के हिसाब से लिख दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए a के स्थान पर आपको 4 है, b के स्थान पर क्या है 8 है और c का पद ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे शून्यकों का योग लिख दीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है, ऋण b/a आपको लिखना रहता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a रहता है। सिंपल है। तो यहाँ पे ऋण b/a की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए b आपका है क्या 8 है और यहाँ पे a यही लिखना है आपको। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक तो रहेगा ही और कोष्टक के अंदर हम लोग लिख देते हैं 8। ठीक है, कोष्टक के अंदर हमने लिख दिया 8 और बटा हम लोग लिख देते हैं 4। अब देखिए, अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे ना तो यह राशि तो ऋणात्मक तो रहेगी, ऋणात्मक चिन्ह बाहर। अब यहाँ पर हम 8 में यदि ना 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 4 दूना 8, फिर आपको यही प्राप्त होने लगेगा, ऋण 2 पुनः मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए लेकिन अब इसको हम लोग गुणांकों के हिसाब से लिख सकते हैं, ऋण का चिन्ह और यहाँ पर यह क्या है 8 है u का गुणांक। चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं u का गुणांक। चलिए, और जो 4 है वह क्या है u² का गुणांक, हर में रहेगा u² का। ये हमने शून्यकों का योग ज्ञात कर लिया। लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हमें करना है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है ऋण 2 और शून्य है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 2 और यहाँ पे शून्य, इनका गुणा कर देना है। गुणा कर देंगे तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर प्राप्त क्या करना रहता है, हमें c/a लिखना रहता है, तो इसको हम लोग 0/4 तो लिख ही सकते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं 0/4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का c, जो कि हो जाएगा अचर पद। इसको हम क्या लिख देते हैं, अचर पद। और जो 4 है वो क्या है u² का गुणांक। ठीक है, जो भी हम लोग का ये शून्य रहेगा, शून्यकों का योग रहेगा, शून्यकों का गुणनफल जो भी रहेगा, है ना, उसे हम लोग को स्वयं ही बनाना पड़ेगा गुणांकों के हिसाब से, है ना। चलिए, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे शून्यकों का योग यही आपको ज्ञात करना रहता है, ऋण b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न हल हो गया। 5वें प्रश्न में द्विघात बहुपद यही दे दिया गया t² ऋण 15 है। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है t² है, अब इसको भी हम लोग वर्क कर देते हैं, a² ऋण b² के फार्मूले से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण और यहाँ पे 15, चलिए करणी में 15 लिख देते हैं और इसका हम लोग सिंपल वर्क कर देते हैं। वर्क कर देंगे करणी में तो यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब a² ऋण b² प्रकार का है, हम लोग यहाँ पे सर्वसमीका एक जानते हैं ना कि यहाँ पे a² और यहाँ पे ऋण b² रहता है, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में a-b। इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक कोष्टक में t और प्लस 15 और करणी में रहेगा 15
और एक कोष्टक में टी ऋण करंडी में 15। चलिए एक बार साथ में लिख देते हैं। टी स्क्वायर ऋण 15 का हमने गुणनखंड किया ना, तो यहाँ पे टी प्लस यहाँ पे करंडी में 15 मिला और टी ऋण करंडी में 15 जब करके लिख देते हैं। जब यहाँ पर टी प्लस करंडी में 15 बराबर आप 0 कर देंगे तो टी का वैल्यू आपको ऋण करंडी में 15 प्राप्त होगा, यही मिलेगा। और जब आप यहाँ पे टी ऋण करंडी में 15 बराबर 0 कर देंगे तो टी का वैल्यू आपको यहाँ पे टी बराबर धन करंडी में 15 आपको मिलेगा, पक्षांतर कर देंगे तो। चलिए तो यही दो शून्य मिल रहे हैं, लिख देते हैं। बहुपद टी स्क्वायर ऋण 15 के शून्य यहाँ पे ऋण करंडी में 15 तथा करंडी में 15 है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे शून्य तथा उसके गुणांकों के बीच में हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का जब आप योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपका यही शून्यक है। ऋण करंडी में 15 और प्लस करंडी में 15 जब जोड़ देंगे तो योगफल आपको शून्य प्राप्त होने लगेगा। और यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं टी के हिसाब से। चलिए टी चर के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे ए टी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी टी और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ए की बात करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक आपको 1 है और टी का यहाँ पे जो टी का गुणांक जो बी था वो क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा, इसलिए वो पद ही समाप्त हो गया है। ठीक है, वो शून्य रहा होगा। और जो सी है अचर पद वो क्या है, ऋण 15 है। सिंपल, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ऋण बी बटा ए इसको हम लोग कर देते हैं क्योंकि ये शून्यकों का योग है। चलिए तो ऋण बी के स्थान पर क्या है, शून्य है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शून्य और बटा 1। अब इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे 0 के कारण यहाँ पे सब कुछ गुणा कर देंगे तभी भी आपको गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर सब कुछ आपको 0 ही मिलेगा क्योंकि अंश में 0 है। चलिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं। ऋण तो रहेगा ही, शून्य क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं टी का गुणांक, है ना। यहाँ पर पद नहीं था, समाप्त है, लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पे टी का गुणांक यही था, शून्य ही था, इसलिए उसका पद ही समाप्त हो गया। और जो 1 है वह है टी स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया गुणांक रहेगा। चलिए शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे गुणा कर दीजिए दोनों शून्यकों का। यहाँ पे ऋण करंडी में 15 है और गुणा कर दीजिए करंडी में 15 का, तो ऋणात्मक संख्या तो रहेगा ही। करंडी में 15 गुणा कर देंगे, करंडी समाप्त हो जाएगा। इसको हमें किस प्रकार से लिखना रहता है, यहाँ पे सी बटा ए करके लिखना रहता है। देखिए सी का वैल्यू यही है, ए का वैल्यू यही है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऋण 15 को और क्या लिख सकते हैं, ऋण 15 बटा 1 लिख देते हैं ना। जो ऋण 15 है वही आपका ये सी है और यहाँ पर बटा ए हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का अचर पद, ठीक है। और जो 1 है वो हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे 5वां प्रश्न भी हल हो गया। छठे वाले प्रश्न में यही दे दिए गए द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर ऋण x और यहाँ पे ऋण 4 है। चलिए इसको मध्यपद को भी हम लोग यहाँ पर भी 2 पदों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद है यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 4। जब यहाँ पे 3x स्क्वायर और गुणा कर देंगे ऋण 4 का, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 4 3 12 x स्क्वायर आपको मिलेगा, यही है। इसी का आपको गुणनखंड करना है, इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 4 गुणते 3 हमें लेना पड़ेगा और ऋणात्मक वाली राशि को अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मध्यपद को 2 पदों में विभाजित करेंगे। चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 3x स्क्वायर और यहाँ पर बस सिंपल केवल आपको x लगा देना है, तो यहाँ पे ऋण 4x लिख देते हैं और प्लस हम 3x लिख देते हैं और यहाँ पे ऋण ये 4 हो गया। मध्यपद को हमने 2 पदों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह है ना, जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे
ऋण यक्स फिर पुनः वापस मिल जाएगा। चलिए अब दो पदों को हम लोग साथ में ले लेते हैं। इन दोनों पदों में से यक्स उभयनिष्ठ है, यक्स उभयनिष्ठ ले लिया हमने, 3 बचा और यक्स बचा, और यहाँ से यहाँ पर केवल ऋण 4 ही बचा हुआ है। और यहीं देखिए जो यहाँ पर कोष्टक में यही यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर केवल हम लोग +1 उभयनिष्ठ लेते हैं। 3x ऋण 4 हो गया। अब इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 3x ऋण 4 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो x + 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पे गुणनखंड हो गया, 3x² ऋण x ऋण 4 का गुणनखंड हमें यही प्राप्त हुआ, 3x ऋण 4, अगले कोष्टक में x + 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं, जब यहाँ पे 3x ऋण 4 बराबर, इसको 0 करेंगे, शून्य प्राप्त करते हैं हम लोग, तो यक्स का वैल्यू आपको मिलेगा ऋण 4 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 4 हो जाएगा। 3 गुणा में है तो यह हर में चला जाएगा। एक शून्य का आपको यह मिला, और दूसरा आपको मिलेगा जब x + 1 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x बराबर हमें ऋण 1। यही 2 शून्य हमें प्राप्त हुए। लिखते हैं बहुपद यहाँ पे 3x² ऋण x ऋण 4 के शून्य 4/3 तथा ऋण 1 है, यही 2 शून्य है। अब हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। देखते हैं आगे। अब शून्यकों का योग, योग कर दीजिए। यहाँ पे चलिए इसको पहले लिख देते हैं ऋण 1, और यहाँ पे +4/3, इनको इन दोनों को हमें सिंपल जोड़ना ही है। यहाँ पे जोड़ देंगे तो सिंपल यहाँ पे चलिए लसा लेकर कर देते हैं। यहाँ पे बटा 1 कर दीजिए, यहाँ पे 3 और 1 का लसा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा, 3 में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 3 मिला, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धन 1/3 आपको प्राप्त होगा। 1/3 है। अब इसको आपको इस प्रकार से कर देना है ना, यहाँ पे बता देते हैं, ax² प्लस यहाँ पे bx और प्लस c से आपको तुलना करना है। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ bx है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, ऋण 1 है, c का वैल्यू क्या है, ऋण 4 है ना। और हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ऋण b/a बनाना रहता है ना। ऋण b, देखिए ऋण b/a हमें बनाना है ना, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं, ऋण लिख देते हैं, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, ऋण 1 है, और a क्या है, 3 है। अभी हम लोग इसको हल कर देंगे ना, तो फिर आपको पुनः यही आपको प्राप्त होने लगेगा जो शून्यकों का योग था वही। ऋण में को गुणा कर देंगे, धन हो जाएगा, धन 1/3 आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 क्या है आपका, यहाँ पे b का गुणांक है, मतलब नहीं x का गुणांक है, x का गुणांक b है, ये हो गया। और हर में जो 3 है वही है x² का गुणांक। चलिए ये हो गया। अब शून्यकों का हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो रहता है अल्फा इंटू बीटा, वो किस प्रकार से रहता है, c/a हमें करना रहता है। तो यहाँ पर c यही है, ऋण 4 है, ठीक है, ऋण 4 बटा हमें 3 लिखना है इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल में हम लोग पहले लिख लें, यहाँ पे गुणनफल कर लें, यहाँ पे 4/3 गुणते शून्यकों का, दोनों शून्यकों का गुणनफल कर लें, तो यहाँ पे ऋण 1 का जब गुणा कर देंगे तो ऋण 4/3 आपको यही प्राप्त होगा। और इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ऋण 4/3 करके, क्योंकि c/a हमें करना रहता है, तो यहाँ पे ऋण 4 को हमने अलग लिख दिया और 3 को यहाँ पे अलग, ऋण 4/3 करके लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऋण 4 है वो क्या है, अचर पद है, ठीक है, ये हो गया। और जो हर में जो 3 लिखा है, ये 3 क्या है, x² का गुणांक है। चलिए यहाँ पर जो भी 6 प्रश्न दे दिए गए थे हमें, इनमें सभी जो भी द्विघात बहुपद है उसका हमने पहले शून्य ज्ञात किया, और यहाँ पे शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में जो भी संबंध था उसकी सत्यता की हमने जांच भी किया। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे पहला प्रश्न तो हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देख लीजिए यहाँ पर पहले आपको शून्यकों का योग दे दिया गया है ना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले प्रश्न की बात करें 1/4 और यहाँ पे ऋण 1 दे दिया गया ना, तो जो यहाँ पर 1/4 है वह क्या है,
जो दो शून्यक रहेंगे उन दोनों शून्यकों का योग है, और जो यहाँ पे ऋण एक है वह क्या है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पे इस सेकंड वाले प्रश्न बात करें तो शून्यकों का आपको योग दे दिया गया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू करणी मिति अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/3 दे दिया गया है। तो इसके लिए सिंपल देखिए, यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे ना, तो इसके लिए आप सिंपल इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं या फिर आप इसको याद रख सकते हैं। के हो जाएगा बाहर कोष्टक में, के कोई अचर है, कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है ना। यही अल्फा बीटा दो शून्यक थे, इसके लिए यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए जब भी दो आपको शून्यक दिया रहेगा ना, तो आप इसको याद में रखिएगा, के और कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, यही है शून्यकों का योग, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले से आप क्या कर देंगे, जो भी द्विघात बहुपद रहेगा उसको सिंपल आप ज्ञात कर पाएंगे, है ना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी को हम लोग सिंपल नोट करते हैं। चलिए पहले बार प्रश्न में आपको दे दिया गया शून्यकों का योग दे दिया गया, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, जो कि दे दिया गया 1/4, और आपको फिर शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख देते हैं, जो कि आपको दे दिया गया था ना ऋण 1 दिया हुआ है। तब द्विघात बहुपद कैसे आपको प्राप्त होगा, के हो गया, ये आपका अचर पद है, एक्स स्क्वायर ऋण आपको लिख देना है अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको लिख देना है, और कोष्टक को सिंपल बंद कर देना है। अब चलिए बस सिंपल यहाँ पे मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, के रहेगा इसी प्रकार से, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ऋण अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे शून्यकों का योग आपको दे दिया गया 1/4, 1/4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इंटू एक्स हो गया, और प्लस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे दिया गया है, ऋण 1। चलिए कोष्टक में हमने सिंपल ऋण 1 लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। आगे के हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 1/4, एक्स हो गया धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए के जो होता है ना, वह एक अचर होता है, एक कोई वास्तविक संख्या आप मान सकते हैं। यहाँ पे के स्थान पर देखिए, यहाँ पर हर में आपको 4 दिख रहा है ना, तो हम लोग के स्थान पर मान लेते हैं 4, और 4 से गुणा कर देंगे तीनों पदों में। ये लिख देते हैं, माना यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आप मान सकते हैं, या फिर चाहे तो के बराबर 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 4 मान देते हैं, माना के बराबर यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ताकि हम लोग गुणा कर दें। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हमने मान लिया, एक्स स्क्वायर ऋण 1/4 एक्स ऋण 1। चलिए 4 का सिंपल गुणा कर दीजिए तीनों पदों में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऋण, जब 4 का गुणा कर देंगे तो अंश में गुणा हो जाएगा, अंश और हर से 4 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब पहले पद में आप गुणा कर देंगे ना, तो 4 एक्स स्क्वायर मिला, पहले पद में गुणा कर देंगे 4 एक्स स्क्वायर, और जब दूसरे पद में आप गुणा करेंगे ना, तो अंश और हर से 4 समाप्त हो जाएगा, केवल आपको एक्स मिलेगा, और यहाँ पर जब गुणा कर देंगे इस पद में, तो आपको ऋण 4 मिलेगा। आपको यही द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे, अभीष्ट बहुपद हमें यही मिला 4x स्क्वायर ऋण एक्स और ऋण 4 है, या प्राप्त हुआ लिख सकते हैं, यही प्राप्त हुआ। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे शून्यकों का योग दे दिया गया, इसको चलिए अल्फा प्लस बीटा से हम लोग दर्शा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दे दिया गया है करणी में 2, और तथा लिख देते हैं, आपको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है ना 1/3 आपको यह प्रश्न में दिया हुआ है, लिख देते हैं। तब द्विघात बहुपद, यहाँ पे इसके लिए बाहर यहाँ पे के हो गया, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, कोष्टक बंद। सिंपल बस इसको हल कीजिए।
यहाँ पे ये हो गया के कोष्टक में यक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा आपका है क्या, करणी में 2 है, सिंपल करणी में 2 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इंटू यक्स है प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। अब चूंकि यहाँ पे हर में 3 आ गया ना तो के के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित कर दीजिए, लिख दीजिए माना यहाँ पे के बराबर क्या है 3 मान लीजिए और सिंपल गुणा कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 3 मान लिया हमने। यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऋण करणी में 2 यक्स प्लस 1/3 है, गुणा कर देते हैं। 3 का यहाँ पे इस पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले पद में गुणा कर देंगे, दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो ऋण 3 करणी में 2 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आंसर हर में 3 रहेगा, समाप्त हो जाएगा और प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, यही आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। लिख देते हैं अभीष्ट द्विघात बहुपद, या चलिए बहुपद ही लिख देते हैं या द्विघात बहुपद लिख दीजिए। यहाँ पर मिला 3 यक्स स्क्वायर ऋण 3 करणी में 2 यक्स प्लस 1, चलिए लिख देते हैं प्राप्त हुआ। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योग आपको दे दिया गया अल्फा प्लस बीटा 0 दे दिया गया तथा शून्यकों का गुणनफल आपको करणी में 5 दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा आपको करणी में 5 दे दिया गया। लिख देते हैं तब द्विघात बहुपद यह हो जाएगा के कोष्टक में यक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू प्रतिस्थापित कीजिए, यहाँ पर तो के ही रहेगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऋण यहाँ पे शून्यकों का योग 0 दे दिया गया है, 0 यक्स हो जाएगा प्लस शून्यकों का योग यही दिया था, 0 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, शून्यकों का आपको गुणनफल करणी में 5 दिया गया है तो करणी में 5 हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए इसको और हल कर देते हैं, के हो गया यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यह तो पद 0 के कारण समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करणी में 5 बचेगा। सिंपल हम लोग मान लेते हैं, माना के बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा के का वैल्यू सिंपल 1 हो गया और चलिए कोष्टक में करके एक बार लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे करणी में 5 है, बस केवल आपका ही बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस करणी में 5 ही मिला। लिख देते हैं अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस करणी में 5 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे। इसमें आपको दे देगा ना, दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल भी आपको 1 दे दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल भी आपको 1 ही दिया हुआ है। तब द्विघात बहुपद ये हो जाएगा कि कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोष्टक बंद के यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यही है 1 ही है, गुणते यक्स हमने लिख दिया प्लस गुणनफल 1 है, 1 प्रतिस्थापित कर दिया, ये हो गया के कोष्टक में यक्स स्क्वायर और यहाँ पर तो ऋण यक्स हो जाएगा प्लस 1। लिख देते हैं माना के बराबर 1 हमने मान लिया, जब के बराबर 1 मान लेंगे तो केवल आपका यही बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तभी भी आपको यही मिलेगा, यक्स स्क्वायर ऋण यक्स और प्लस 1 मिला। लिख देते हैं अभीष्ट द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर ऋण यक्स प्लस 1 है। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का आपको योग दे दिया गया है
ऋण 1/4 है तथा शून्यकों का आपको गुणनफल 1/4 दे दिया गया है। लिख देते हैं तब द्विघात बहुपद यह हो जाएगा k कोष्टक में x² ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कोष्टक बंद। यहाँ पे ये हो गया k x² ऋण अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया ना, ऋण 1/4 दे दिया गया कोष्टक बंद इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया गया 1/4 कोष्टक बंद। यहाँ पे ये हो गया k x² ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक आपको प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/4 मिलेगा x और प्लस 1/4 कोष्टक बंद। यहाँ पर हम लोग k के स्थान पर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हर से 4 समाप्त हो जाएगा। माना k बराबर 4, इसके मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे 4 लिखकर एक बार नोट कर देते हैं, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। जब गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर आपको 4x² मिलेगा, यहाँ से अंश और यहाँ पे अंश में आ जाएगा 4, अंश और समाप्त हो जाएगा, प्लस केवल x मिलेगा, प्लस यहाँ पर भी अंश और समाप्त हो जाएगा, केवल एक आपको 1 मिलेगा। अतः लिख देते हैं अभीष्ट द्विघात बहुपद यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, यही आपको प्राप्त हुआ। छठे प्रश्न में आपको दे दिया है शून्यकों का योग दे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 4 तथा शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा 1 दे दिया गया है। तब लिख देते हैं द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, k कोष्टक में x² ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा k x² मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, ऋण शून्यकों का योगफल आपको यहीं दे दिया गया है 4 है, 4x और प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको 1 दे दिया गया है। मान लीजिए माना k बराबर 1, सिंपल 1 मान लेंगे तो केवल आपका यहीं बचेगा x² ऋण 4x प्लस 1। अतः लिख देते हैं अभीष्ट द्विघात बहुपद x² ऋण 4x प्लस 1 है या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में ना 2 ही प्रश्न थे और दोनों प्रश्नों में कुल 6 प्रश्न दे दिए गए थे। तो इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।